सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र ई-लर्न। टीवाई बीकॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और वो है रेशियो एनालिसिस। इसके पहले लेक्चर में हमने ये चैप्टर की शुरुआत कर दी थी और इसमें हमने फॉर्मूलाज देखे थे। रेशियो एनालिसिस क्या होता है उसका मीनिंग समझे थे और ये एनालिसिस के हिसाब से मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है वो किस तरीके से अपने बिजनेस के इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं और ये रेशियो एनालिसिस की कितनी नेसेसिटी या कितनी रिक्वायरमेंट, कितना इंपॉर्टेंस है, ये सब हमने इसके पहले के यानी कि लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। आज हम जो देखने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 के अंदर, वो हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है और हमें कौन कौन सा रेशियो फाइंड करने हैं, उसके लिए हमने एक मेथड भी डिसाइड की थी। वो हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था कि कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो होती है वो हम पहले कर लेंगे क्वेश्चन में से, वो डिटेल्स निकाल के। उसके बाद जो भी रेशियोज या हमें फाइंड करने के लिए जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वो उसकी फॉर्मूला में अप्लाई करके हम उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं 2 साल के डेटा दिए होते हैं और दोनों साल को हमें कंपैरिजन करके उसका इंटरप्रिटेशन भी करना होता है। अभी हमारा जो रेशियो है वो आइडल रेशियो के साथ यानी कि इंडस्ट्री के जो रेशियो के साथ है उसको कंपैरेटिव करके भी उसका इंटरप्रिटेशन हमें देना होता है। तो वो भी किस तरीके से है तो वो भी हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। आज हम इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे पहले कि किस तरीके से रेशियो एनालिसिस के हम कैलकुलेशन इजीली और फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में हमें पहले क्या डिटेल दी है वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द डिटेल ऑफ श्रीनाथ कंपनी आर एज अंडर सेल्स दिया है टोटल 15 लाख। टोटल सेल्स जो है वो हमें 15 लाख दिया है, पर उसके अंदर ब्रैकेट में दिया है कि 40% जो था सेल वो कैश सेल है, बराबर। माइनस किया यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल, तो ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि एक फॉर्मूला वैसे ही हमें दिया हुआ है कैलकुलेशन। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 7,50,000। फिर आया ऑफिस एक्सपेंस, उसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी इंक्लूडिंग है 1,25,000। सेलिंग एक्सपेंस माइनस किए तो आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 लाख और उसमें से टैक्स माइनस करके नेट प्रॉफिट आता है 2,50,000। तो ये कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो डिटेल है यहाँ हमें इस तरीके से दी हुई है। अब दूसरी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर देखे तो लाइबिलिटी साइड देखे तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व 10% डिवेंचर, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये हर एक जो आइटम यहाँ पे दी हुई है मैंने डिस्कस में क्यों डिस्कस की, क्योंकि हमें जो भी रेशियोज फाइंड करने हैं उसमें से करंट लाइबिलिटी क्या है, करंट एसेट क्या है, कौन से शेयर होल्डर्स फंड है और कौन सा इक्विटी शेयर होल्डर के फंड है, ये सब हमें इसी में से तो डिटेल में से निकालना है कि कौन सी जो पर्टिकुलर डिटेल्स जो है वो कहाँ पे हम यूज़ करेंगे। एसेट्स में देखें तो फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश एंड फिक्टिशियस एसेट। अब अब समझो कि ये जो बैलेंस शीट दी है वो हमें इस टाइप से दी हुई है। कई बार एग्जाम के अंदर आपको जो है वो अभी कंपनी अकाउंट के अंदर जो हमें फॉर्मेट दिया हुआ है उस टाइप की बैलेंस शीट यानी कि हॉरिजॉन्टल टाइप की बैलेंस शीट हमें दी होती है। हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो कोई भी हो, पर उसमें हमें जो डिटेल चाहिए वो लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड जिस तरीके से मिलती है वो हमें समझना है, बराबर। तो चलिए, और बाकी की जो डिटेल है वो हमें नीचे दी है कि बिसाइड द डिटेल मेंशन्ड अबव द ओपनिंग स्टॉक वाज 3,25,000।
ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया है 3,25,000 और क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो हमें बैलेंस शीट में दिया होता है, बराबर। नेक्स्ट 360 डेज ऑफ द ईयर, मतलब हमारे एक साल के हमें डेज कितने लेने हैं, 365 डेज जो है वो छुट्टी या कुछ भी करके उन्होंने माइनस किया, मतलब कैलकुलेशन के लिए हम 360 डेज लेंगे। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज ऑल्सो डिस्कस टेकिंग द पोजीशन ऑफ द कंपनी। देखो यहाँ पे थोड़ा आपको इंटरप्रिटेशन भी देना है। आपके रेशियो फाइंड किया, वो रेशियो फाइंड करने के बाद कंपनी की सिचुएशन क्या है उसके बारे में थोड़ा इंटरप्रिटेशन भी लिखना है। चलिए, और कितने रेशियोज यहाँ पे पूछे गए हैं, 10। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ये तीनों जो है वो सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो उसमें आते हैं। करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेटर्स रेशियो, क्रेडिटर्स रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर। देखो हमने जब डिस्कस की थी फॉर्मूलाज की, तो वहाँ पे हमने अलग अलग टाइप में रेशियो को डिवाइड किया था, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और जो ऑनर्स यानी कि प्रोप्राइटरी फंड पे जो था वो, बराबर। वो हमें याद रखने के लिए और फॉर्मूलाज जो है वो किस तरीके से हम उसको बेस क्या लेंगे वो समझने के लिए हमने ये 3 टाइप के रेशियोज अलग अलग में डिवाइड किए थे। पर क्वेश्चन में आपको वो नहीं पूछा जाएगा कि ये कौन से टाइप का रेशियो है, पर आपको समझ में आया होगा तो आप आराम से उसकी फॉर्मूला जो है वो लिख सकेंगे, याद रख सकेंगे और उसकी कैलकुलेशन हम इजीली कर सकेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसकी पहले जो है सबसे पहले जो हमारी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन थी वो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहली कैलकुलेशन जो थी हमारी वो थी सेल्स वाली, यानी कि कैश सेल्स कितना है। तो कैश सेल यहाँ पे बताया गया था 40%, यानी कि टोटल जो सेल था, टोटल सेल था हमारा टोटल सेल जो था वो 15 लाख था और उसमें से 40% जो है वो कैश सेल था, तो यहाँ पे 40% हमने निकाल लिया। क्रेडिट सेल जो है बाकी का जो बचा वो क्रेडिट सेल हो जाएगा, तो टोटल 15 लाख था, 9 लाख क्रेडिट सेल हो जाएगा और 6 लाख हो जाएगा कैश सेल। अब टोटल सेल आ गया 15 लाख, उसमें से ग्रोस प्रॉफिट भी माइनस करके दिया था, 7,50,000 ग्रोस प्रॉफिट है। वो माइनस करने के बाद जो आता है उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सेल या तो कॉस्ट ऑफ सेल बोल सकते हैं। ये हो गई एक सेल्स की कैलकुलेशन। अब जब प्रॉफिट दिया था तो प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो हमें दिया था वो किस तरीके से, पहले तो यहाँ पे दिया है वो क्वेश्चन में समझते हैं, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखो फॉर्मेट जो है ना कैलकुलेशन का वो सेम रखना है आपको। चलो, यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया है 2,50,000, वो प्रॉफिट कौन सा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके पहले 2,50,000 का प्रॉफिट है, सॉरी टैक्स है, और उसके पहले प्रॉफिट है 5 लाख जो है बिफोर टैक्स का प्रॉफिट। और जो उसमें ऑफिस के एक्सपेंसेस जो माइनस की है उसमें से उसमें इंक्लूडिंग डिबेंचर का इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। तो हमें यहाँ पे जो कैलकुलेशन करनी है वो इस तरीके से करनी है कि जो हमारा फॉर्मेट जो है वो हमें यूज़ करना है फॉर्मूला के लिए, वहाँ पे ये आएगा। सबसे पहले आता है EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो हमारे पास है नहीं, यहाँ पे दिया नहीं है। उसके बाद उसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो भी हमें यहाँ पे अलग से नहीं दिया, इंक्लूडिंग दिया है, बराबर। और PBT यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से सीधा शुरू होता है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होता है उसमें से टैक्स माइनस करके भी हमें दिया है, और वो जो दिया है वो हमें अमाउंट मिल गई यहाँ पे, बराबर। अब चलो, डिबेंचर का इंटरेस्ट जो है वो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे डिबेंचर दिए है 10% के और 10 लाख के डिबेंचर है, तो उसमें से हम सीधा डिबेंचर के जो है परसेंटेज से हिसाब से इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो ये पूरा फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें जितनी डिटेल दी है ना पहले वो हम लिख लेते हैं। जैसे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 5 लाख दिया था, वो 5 लाख यहाँ पे लिख लिया मैंने। फिर उसके बाद डिबेंचर का इंटरेस्ट में फाइंड कर सकता हूँ, जिससे बताया कि 10 लाख के डिबेंचर और 10% रेट है, तो 1 लाख रुपया हो गया डिबेंचर का इंटरेस्ट। तो EBIT अब यहाँ से मिलेगा, EBIT कितना हो जाएगा 6 लाख, 6 लाख यानी कि 5 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और इंटरेस्ट है 1 लाख, तो बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स के प्रॉफिट कितना हो जाएगा 6 लाख। इस फॉर्मेट में आप लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिक जो मिसिंग फिगर है वो मिल जाएगी। टैक्स हमें यहाँ पे दिया हुआ था 250 माइनस कर लिया, 250 आ गया PAT,
प्रेफरेंस डिविडेंड भी हम कर सकते हैं, जैसे 20 लाख प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर था और 10% के प्रेफरेंस शेयर थे, तो हमने यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड भी फाइंड कर लिया। देखो वो भी यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया होता है, प्रेफरेंस शेयर के परसेंटेज है 10 और उसकी वैल्यू है 20 लाख, तो वो 10% करके हम निकाल लेंगे और प्रेफरेंस डिविडेंड भी मिल जाएगा। वो बात करने के बाद हमें जो मिलता है 50,000 वो होता है प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट कितना है वो हम यहाँ पे फाइंड कर लिया। दूसरी एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन थी, जो एक फॉर्मेट हमने समझा था वो कर लेते हैं पहले। एक फॉर्मेट था जहाँ पे हम 3 टाइप की कैलकुलेशन करते थे एक ही साथ। कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, जिसमें आ गया इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर और लोन सब। शेयर होल्डर के अंदर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का जो होता है वही, इक्विटी शेयर होल्डर के फंड के अंदर ओनली इक्विटी शेयर होल्डर का ही। तो क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे आती है फॉर्मेट में। सबसे पहले हमने लिखा था इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल तीनों में आएगा, क्योंकि वो कैपिटल एम्प्लॉयड में भी आएगा, शेयर होल्डर का फंड भी है और इक्विटी शेयर होल्डर का तो है ही। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आएगा और शेयर होल्डर्स के फंड में आएगा, बट इक्विटी में आएगा नहीं, क्योंकि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर अलग होते हैं। थर्ड नंबर आता है रिजर्व तीनों में आएगा। रिजर्व जो होता है वो शेयर होल्डर का पार्टी होता है, तो रिजर्व तीनों में आएगा। लास्ट में 11 था, लाख की जगह 10 लाख टाइप हो गया है, उसको हम पहले करेक्शन कर लेते हैं। रिजर्व जस्ट मिनट, रिजर्व कितनी थी 11 लाख। ओके हाँ जी, तो यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया टाइपिंग में, मैं करेक्ट कर लेता हूँ। 11 लाख 31 लाख 30 लाख। चलिए ठीक है, ये रिजर्व आ गया 11 लाख, वो तीनों में आएगा। फिर डिबेंचर जो है वो ओनली आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर ही। देखो P&L अकाउंट भी हमारे फॉर्मेट में डिटेल थी, पर यहाँ पे P&L है नहीं, तो यहाँ पे डैश कर लेंगे। मतलब फॉर्मेट जो है वो आप याद रखना है, ताकि कोई जो डिटेल है वो मिसिंग ना हो जाए। उसके बाद टोटल कर लेंगे, तो 61 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड का हो गया, 51 लाख शेयर होल्डर का हो गया और 31 लाख हो गया इक्विटी शेयर होल्डर का। उसमें से fictitious एसेट्स 1 लाख जो है वो हम माइनस कर लेंगे। ये सारी जो डिटेल है वो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है, समझो आप। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, डिबेंचर, बराबर। और सामने यहाँ पे देखो, यहाँ पे दी है हमें fictitious एसेट 1 लाख की, तो ये 1 लाख हमने वहाँ से माइनस कर दिया, वो तीनों में से माइनस होगा। तो अभी जो है वो फंड हमारे लिए आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड की हमें जहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे 60 लाख, शेयर होल्डर का है 50 लाख और ओनली इक्विटी शेयर होल्डर का है 30 लाख। तो ये हो गया फंड की कैलकुलेशन। चलिए अब हम जाते हैं हमारे फॉर्मूलाज पे और क्वेश्चन के जो रेशियोज हमने हमें बताए थे वो। सबसे पहला रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सिंपल सी फॉर्मूला है उसकी, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। सारी डिटेल यहाँ पे हमें दी गई है। ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ था 7,50,000, सेल्स दिया हुआ था टोटल 15 लाख और 100 इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा 50%। 50% बराबर। यहाँ पे भी 100 जो है वो टाइप में नहीं आया है, ये थोड़ी गलती हो गई है। गलती तो नहीं, इसको हम बोल सकते हैं कि ये बाकी रह गया है, कोई बात नहीं, उसको सुधार लेते हैं हम। हाँ, अब दूसरा जो रेशियो था वो था स्टॉक टर्नओवर रेशियो, बराबर। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो की भी हम बात करते हैं, तो पहले उसकी फॉर्मूला क्या आती है वो देख लेंगे। स्टॉक टर्नओवर की फॉर्मूला जो थी वो थी कॉस्ट ऑफ गुड सेल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड सेल हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, हमने कैलकुलेशन में भी फाइंड करी, 7,50,000 थी। अब एवरेज स्टॉक किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो पहले एवरेज स्टॉक की कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे एवरेज स्टॉक जो होता है उसकी फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, मतलब दोनों स्टॉक का एवरेज।
तो एवरेज स्टॉक यहाँ पे देखो, ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में अलग से इन्फॉर्मेशन में दिया था, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया हुआ था, और ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे नीचे हमें दिया था 325 और ये क्लोजिंग स्टॉक है 175। तो ऐसे हम निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक का और ओपनिंग स्टॉक का एवरेज, बराबर। तो आ जाएगा इसी तरीके से 2,50,000, और जो कॉस्ट स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो हमें यहाँ पे मिला 3 टाइम्स, और ये मिला 50%। चलिए, और एक रेशियो है ऑपरेटिंग रेशियो, वो भी फाइंड कर लेते पहले। तो उसकी फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सेल प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। ओके, अब देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सेल तो हमें दिया हुआ है, पर ओपनिंग एक्सपेंस जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, जो अलग से कैलकुलेशन दी थी हमें P&L अकाउंट की जो डिटेल, वहाँ पे देखो ये ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस, यानी कि जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस एक्सपेंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो, सेलिंग एक्सपेंस हो, इंटरेस्ट के एक्सपेंस हो, वो सारे होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पे हमें दिए हुए हैं 1,25,000 1,25,000, तो उसका टोटल कर लेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिल जाएगा टोटल 2,50,000। चलिए, अब फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। 750 कॉस्ट ऑफ गुड सेल, 250 ऑपरेटिंग एक्सपेंस और 15 लाख रुपीज़ का सेल था। तो टोटल यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करके उसका रेशियो मिलेगा 66.67। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें वो भी दिया गया था कि वो रेशियो फाइंड करके आप अपने कंपनी की सिचुएशन के ऊपर डिस्कशन करें क्या है। तो देखो, उसमें हम डिस्कशन में ये कह सकते हैं कि जो पहला हमारा जो रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वो 50% आता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है सेल्स में से सीधा जो हम प्रॉफिट निकाल के लाते हैं वो हमारा 50% है, और ये बहुत ही अच्छा रेशियो है। अच्छा रेशियो इस सेंस में बोल सकते हैं कि अगर कोई भी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो 25% से ज़्यादा है तो वो बहुत ही अच्छी पोजीशन कहलाती है, मतलब कि वो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। इंडस्ट्री के अंदर नेट प्रॉफिट कमाने के लिए वो रेशियो जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो बहुत ही अच्छा होता है। कम से कम वो 25% तो होना ही चाहिए, और हमारी कंपनी का जो है वो 50% है, तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है वो हम कह सकते हैं। मतलब कि हमारा प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये भी हम बोल सकते हैं, बराबर। उसके बाद निकाला स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का इंटरप्रिटेशन करें तो ये होता है कि भाई हमें साल में जितनी भी रिक्वायरमेंट रहती है स्टॉक की, वो हम कितनी बार उसका टर्नओवर करते हैं, मतलब चेंज करते हैं। तो 3 टाइम्स यहाँ पे हमें मिला, यानी कि 3 बार हमें नया स्टॉक लाने की ज़रूरत पड़ती है साल भर में। जो पुराना स्टॉक है वो बिक जाता है और नया स्टॉक आता है, पुराना स्टॉक चला जाता है, नया स्टॉक आता है, उसको टर्नओवर बोलते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट में मत जाना, फाइनेंशियल अकाउंट में टर्नओवर का मतलब होता है सेल, टैक्सेशन की लैंग्वेज में टर्नओवर का मतलब होता है सेल, बट यहाँ पे टर्नओवर का मतलब ये है कि जो भी स्टॉक आप अपने यहाँ पे रखते हो, स्टॉक साल के अंदर कितनी बार आप उसका चेंजेस करते हो, उसमें कितनी बार चेंजेस होता है, तो ये होता है टर्नओवर रेट। ये 3 टाइम्स हम करते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो का मीनिंग ये होता है कि ऑपरेटिंग रेशियो मतलब कि जो खर्चे हैं वो खर्चे का रेशियो क्या है। हम कॉस्ट ऑफ गुड सेल, हमारा जो गुड सेल हम जो करते हैं उसकी कॉस्ट 750 है, और उसके बाद अलग से खर्चे भी करने पड़ते हैं, जो P&L अकाउंट के एक्सपेंसेस हम बोल सकते हैं, वो खर्चे का रेशियो कितना है, मतलब इस खर्चे को ऐड करके हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें कितना कम होता है। देखो, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट था 50%, मतलब यहाँ पे 50% हमको खर्चा मिल रहा था, सॉरी प्रॉफिट मिल रहा था, और 50% का एक्सपेंस है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सेल हमारी 50% है, ऐसा भी बोल सकते हैं, बराबर। यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ गुड सेल जो थी उसमें क्या किया, एक्सपेंसेस प्लस किए, तो एक्सपेंसेस का रेशियो निकल के आया 66%। मतलब ये हुआ कि जो हम सेल करते हैं उसका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट और अदर एक्सपेंस दोनों मिला के सेल्स का 66% है, यानी ये 2/3 पार्ट हम बोल सकते हैं, यानी कि 1/3, यानी कि इसमें देखो 100 में से ये माइनस करो आप 66.67, तो आंसर मिलेगा 33.33। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि 33% हमारा नेट प्रॉफिट हम कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सेल और एक्सपेंस को मिला के।
एक्सपेंस और कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करके प्रॉफिट में से जो हमारा नेट प्रॉफिट बनता है वो 33% बन सकता है, बराबर। यहाँ पे ये रेशियो में वो मेंशन कर सकता है, मतलब कि 50% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है और 1/3% यानी कि 33% जो है वो परसेंटेज हमारा नेट प्रॉफिट है। तो ये भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा एक नेट प्रॉफिट रेशियो कह सकते हैं हम, वो बहुत ही मार्जिन ज़्यादा हो ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। आपको लिखना है तो खाली इतना ही लिख सकते हो कि भाई ये बहुत ही अच्छा है, यानी कि गुड रेशियो, मार्जिन बहुत अच्छा है, मतलब गुड मार्जिन, बराबर। करंट रेशियो की बात करें तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट में क्या क्या आता है फ्रेंड्स? स्टॉक, डेटर्स, पीआर एंड कैश। ये हमने देखो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दी है वही हम लेंगे, तो उसको पहले हम जाके बैलेंस शीट में देखेंगे करंट एसेट में क्या क्या दिया है। तो देखो यहाँ पे करंट एसेट में आ जाता है स्टॉक, डेटर्स, बीआर और कैश, ये चार ही डिटेल हमें दी है, तो उसका 4 का हम टोटल कर लेंगे और सामने देखेंगे करंट लायबिलिटी में क्या क्या दिया है। तो करंट लायबिलिटी के अंदर हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जो लास्ट में हमें 4 डिटेल दी है वो आ जाएगी करंट लायबिलिटी। ठीक है, चलिए तो उसकी कैलकुलेशन कर लीजिए यहाँ पे। और 8 लाख मिल गया करंट एसेट, करंट लायबिलिटी में ये चारों का टोटल कर लेंगे तो वो मिल जाएगा 3 लाख। तो ये आ गया करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, मतलब 2.67:1। तो ये भी रेशियो जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत ही अच्छी यहाँ पे मेंटेन की रखी है, ऐसा बताता है। यानी कि 8 लाख की एसेट के सामने 3 लाख की ही लायबिलिटी है, यानी कि ये जो 2.67:1, 1 से ज़्यादा आता है पहला वाला पार्ट जो है वो, तो ये कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को शो करता है और फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब कि हम आसानी से हमारी करंट लायबिलिटी को पे कर सकते हैं। लिक्विड रेशियो में आती है लिक्विड एसेट और लिक्विड लायबिलिटी। अब लिक्विड एसेट के अंदर क्या आता है? तो करंट एसेट में तो हम स्टॉक निकाल लेंगे, तो 625 आ गया, और लायबिलिटी में से पीओडी यानी कि बैंक और ड्राफ्ट निकालेंगे तो लिक्विड लायबिलिटी मिलेगी। तो देखो यहाँ पे ये रेशियो कितना आता है। लिक्विडिटी के हिसाब से भी देखें तो ये तो करंट रेशियो से भी ज़्यादा है, यानी कि 4.17:1। 1,50,000 की लायबिलिटी के सामने 6,25,000 की एसेट है हमारे पास। तो वो भी सॉल्वेंसी जो कंपनी की है वो बहुत अच्छी है, मतलब कि हम आसानी से हमारे जो लायबिलिटी है उसको पे कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हम। अब नेक्स्ट जाते डेटर्स रेशियो। डेटर्स का रेशियो का फॉर्मूला है डेटर्स प्लस बीआर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल, और सारी डिटेल हमने फाइंड कर रखी है। डेज डेटर्स हमें दिए गए थे 3,50,000, बीआर दी है 50 और क्रेडिट सेल फाइंड किया था हमने 9 लाख, और डेज हमें क्वेश्चन में दिए थे 360, यानी कि 160 डेज यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो डेटर्स के पास से हमें जो पैसा मिलता है वो 160 डेज का है। अब यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि ये जो पीरियड है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो कंपनी का जो कैश इनफ्लो है वो कैश इनफ्लो पे उसकी इफेक्ट रहती है। ज़्यादातर कंपनीज के जो होता है 60 डेज 90 डेज का रेशियो होता है, बट यहाँ पे 160 डेज है, यानी कि कंपनी आपने देखा एसेट के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, तो हालांकि कंपनी का क्रेडिट सेल ज़्यादा होगा और क्रेडिट वो ज़्यादा देती होगी कस्टमर को, तभी उसका मार्जिन ज़्यादा है। तो ये आप वैसे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्रेडिटर्स का देखें तो क्रेडिटर्स का जो है वहाँ पे हमें परचेस की डिटेल यहाँ पे नहीं दी थी, तो परचेस की हम यहाँ पे फॉर्मूला रख के उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो परचेस के लिए यहाँ पे हमें दिया था कॉस्ट ऑफ गुड सेल दी थी, बराबर। तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल की फॉर्मूला होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड सेल यहाँ पे 750 दिया होता, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो हमें मिल जाएगी परचेस की वैल्यू 6 लाख, बराबर। अब यहाँ पे परचेस के लिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि इसमें कितना क्रेडिट था वो कितना कैश था, तो हम मान लेते हैं कि जो पूरा था वो पूरा का पूरा क्रेडिट था। और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको सेल्स के लिए या परचेस के लिए कैश और क्रेडिट का बाइफर्केशन नहीं दिया है, तो आपको मानना है कि जो पूरा सेल जो है वो पूरे का पूरा क्रेडिट ही है और परचेस भी क्रेडिट ही है। तो यहाँ पे हम पूरा क्रेडिट परचेस मान के लेंगे। तो क्रेडिटर्स का जो रेशियो आता है वो आता है 87 डेज। तो यहाँ पे देखो ये दोनों को हम कंपेयर करें तो देखो हमें जो पैसा मिलता है वो 160 दिन के बाद मिलता है, 160 दिन के अंदर मिलता है एवरेज,
और जो हमें देना पड़ता है सप्लायर को वो हम 87 में दे देते हैं। मतलब कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है कि वो जो सप्लायर का पेमेंट होता है वो बहुत जल्दी करता है, और कस्टमर के पास से लेट पेमेंट लेता है तो भी वो सप्लायर को पेमेंट कर सकती है। तो ये दोनों रेशियो के हिसाब से हम देख सकते हैं कि कंपनी की जो मार्केट में वैल्यू है वो फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बराबर। वो कम समय में पैसा पेमेंट कर देती है और जो पेमेंट लेना होता है उसको तो मतलब क्रेडिट ज़्यादा देती है, बराबर। अब आते नेक्स्ट प्रोप्राइटरी रेशियो पे, यानी कि ओनरशिप के रेशियो का फॉर्मूला है हमारा शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय टोटल रियल एसेट इनटू 100। अब शेयर होल्डर फंड हमने फाइंड कर लिया। रियल एसेट की फॉर्मूला है हमारी टोटल एसेट, यानी कि एसेट साइज का जो टोटल है उसमें से हम फिक्स्ड एसेट निकाल लेंगे, तो 63 लाख। शेयर होल्डर का फंड यहाँ पे मैंने फिर से कैलकुलेशन कर आपको समझने के लिए बताई है, बाकी आगे ऑलरेडी हमने की हुई है। यहाँ पे ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर वो क्या होता है जब आपको फॉर्मूला, जब आपको वो रेशियो फाइंड करना है तब आपको ये कैलकुलेशन करनी है। अगर उसमें से कोई एक आइटम मिसिंग हो गई तो आपको गलती हो सकती है, इसके लिए हम पहले वो फॉर्मेट में कैलकुलेशन कर लेते हैं, बराबर। 50 लाख यहाँ पे आ गई शेयर होल्डर्स के फंड और 63 लाख, तो यानी कि ऑनरशिप रेशियो जो है 79% है, यानी कि कंपनी का खुद का जो इन्वेस्टमेंट है वो 79% तक सेफ है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे 50 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है और सामने 63 लाख की एसेट है, तो अगर कंपनी बंद हो जाए तो जो भी पैसा हमारा है वो पैसा पूरे का पूरा मिल जाता है, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये रेशियो हमें ये बताता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि हमने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया वो हमारा खुद का है, इक्विटी शेयर का है, प्रेफरेंस शेयर का है, बाहर से लाए वो भी, उसका पर हमको कितना रिटर्न मिलता है वो रेशियो यहाँ पे देखें तो EBIT हमने फाइंड किया था 6 लाख, और 60 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी हमने वहाँ पे फाइंड की हुई थी, तो 10% यहाँ पे है। तो ये 10% मतलब हम जहाँ इस कंपनी में जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 10% हमें रिटर्न मिलेगा, बराबर। तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए भी ये है, सबके लिए ये है। अब अलग अलग फाइंड करना है तो हम कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर का हमें फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला आती है PAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो उसका हम फाइंड करें तो कितना मिलता है, 2,50,000 था प्रॉफिट हमारा आफ्टर टैक्स, और 2 लाख प्रेफरेंस डिविडेंड था, और 20 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल थी, तो 2.5% ये हम इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर करना हो तो ऐसे कर सकते, बराबर। तो देखो यहाँ पे हमने 10 अलग अलग फॉर्मूलाज देखी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे और क्वेश्चन के साथ आगे की कैलकुलेशन भी सीखेंगे। तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेना है, और इसका इंटरप्रिटेशन जो भी मैंने यहाँ पे दिया है वो आपके अपने हिसाब से लिखने की आपको कोशिश करनी है, ठीक है। आपको समझना जरूरी है, यहाँ पे मैं लिख के भी दे सकता हूँ, बट आप अपने हिसाब से समझ के अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। मैंने समझाया है आपको कि ये रेशियो क्या है, ये उपाय, पर आप लिखना जो है आप खुद लिखोगे तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।